एक बारी आप भी एक पॉलिटिकल केस में इन्वॉल्व थे इन अ वे कि दिल्ली की एक सिटिंग मिनिस्टर की फोर्स्ड डिक्री पे एक केस हुआ था। इन्वेस्टिगेशन इज व्हेन एन एफआईआर इज रजिस्टर्ड। वो किसी को भी बुलाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड गिव अ नोटिस, फॉर्मल नोटिस। जैसे आपने कहा कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादातर क्रिमिनल लॉ पे है, तो हम कोशिश करते हैं कि आज का जो पॉडकास्ट है उसको हम फोकस क्रिमिनल लॉ पे ही थोड़ा रखते हैं। पीएमएलए के ऑफेंसेस इस तरीके से हैं, जब एफआईआर आपकी होती है पीएमएलए में या ब्लैक मनी एक्ट में, वो किसी और एक्ट के ऊपर और किसी और एफआईआर के ऊपर डिपेंडेंट है। नोटिस को बिना दिए भी पुलिस के पास पावर होती है कि अरेस्ट कर ले, ये कहते हुए कि यू आर नॉट कोऑपरेटिंग बुलाया। कुछ न कुछ बदलाव ला रहे हैं, धीरे धीरे ओपन जेल का अब सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट द लॉ शो। आज के जो हमारे गेस्ट है, ही इज़ नोन फॉर गोइंग आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प अदर्स। इनका नाम है हर्षित जैन। ये दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। ये फॉर्मर बार के मेंबर एग्जीक्यूटिव भी रहे हुए हैं। हर्षित सर, वेलकम टू माय शो। इट्स एन ऑनर टू बी विद यू बिकॉज हमने सेम कॉलेज से करा है एंड आई हैव नोन यू सिंस अ डेकेड, सो आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू हियर सर। थैंक यू सो मच अर्पित, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। सर, बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, आप कुछ बताना चाहे, आप अपना कोई व्यू शेयर करना चाहे, सो प्लीज़ द स्टेज इज़ योर्स। First of all, thank you for having me here. I just wanted to share one thing. What I have learned in the profession till now is there is no short money, there is no shortcut to success. What I see these days is all the new generation lawyers, all the new lawyers who are coming in the profession, they just want fast money, they just want fast success, fast fame, shortcut fame. That's all. They are not interested in learning things. I don't know why. So that's what my message to all the new generation lawyers is: learn things, because this is the profession where you will never going to stop earning, where you are not giving never going to stop learning as well. But first stage is learning. ओके सर, जैसे कि आपको भी आई थिंक इट्स मोर देन अ डेकेड नाउ दैट यू आर प्रैक्टिसिंग। आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप लॉ में कैसे आए? व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू लॉ? एंड इट्स बीन आई थिंक 10-12 ईयर्स सिंस यू आर प्रैक्टिसिंग सिविल एंड क्रिमिनल, बोथ करते हैं, दोनों करते हैं। तो अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही है और आपका इंक्लाइनेशन किसकी तरफ है ज़्यादा? Joining law was a very interesting story. I never wanted to join law, first of all. I was a very serious candidate for accounts. Okay. I scored somewhere around, I guess, 98 or 99 in accounts in 12th. I wanted to be a CA. Law was never going, it was never on my radar. My dad was like, professional course है, भर दो form, nothing going to happen, ठीक है, एक और हो जाएगा. I got admitted in BCom honors in Delhi University also. But my dad was like, तुमसे CA नहीं हो पाएगी. अच्छा. All right, then somehow I managed to secure some good rank, got into law. Then somewhere around in second year or so, I got to know the power of law. Being in this profession, because I belongs to a family who was a very conservative, very middle class family. My dad is a serviceman, my mom is a housewife. So we never saw that kind of fame, name, money or anything like that. But when I got into second year of my law, I started doing internships, I started meeting people from the fraternity, and then I got to know law is such a big subject. It is not a small, place, or it's not a small cubicle where you can confine yourself into. It's a big, big industry. That's what, made me attract more towards law. ओके, आप प्रैक्टिस जैसे कर रहे हैं, सिविल क्रिमिनल बहुत करते हैं, मज़ा आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या लगता है कि मतलब कौन से एरिया ऑफ प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है? वो क्रिमिनल फौजदारी वकालत, उसमें जो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो मज़ा है, जो ट्रायल कोर्ट्स का मज़ा है, वो कहीं नहीं है। ओके, तो आज जैसे आपने कहा कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादातर क्रिमिनल लॉ पे है, तो हम कोशिश करते हैं कि आज का जो पॉडकास्ट है उसको हम फोकस क्रिमिनल लॉ पे ही थोड़ा रखते हैं, ताकि जिनको क्रिमिनल लॉ पे इंटरेस्ट है वो ये देख सके और कुछ सीख भी सके। तो सर, जैसे कि शुरुआत करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि जैसे कुछ ऑफेंसेस होते हैं जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, जिनमें 7 साल या 7 साल से कम की सज़ा होती है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जब बुलाती है तो एक्यूज को कई बार फ़ोन पे ही बुलाती है कि आपके खिलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करनी है, एफआईआर हुई है,
जांच करनी है, पूछताछ करनी है, आप आ जाओ, उस केस में क्या करना चाहिए एक्यूज को जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है? सी आजकल दिस इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड। पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो किसी भी प्रोविजन का कंप्लीटली और रादर फॉर दैट मैटर थोड़ा सा भी पालन नहीं करते हैं। दे डोंट कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और देयर ओन स्टैंडिंग ऑर्डर्स for any case, whether it is an inquiry or at the stage of investigation. Inquiry is before FIR is registered, and investigation is when an FIR is registered. वो किसी को भी बुलाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड गिव अ नोटिस, फॉर्मल नोटिस। ओके, ये इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। वो फ़ोन करते हैं जी आपके खिलाफ मुकदमा है, आप आ जाओ, और वहाँ पर ही देन दे गेट दी नोटिसेज एंड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स साइन फ्रॉम देम। ओके, सो इट इज़ लाइक दैट। ओके। तो लेकिन अगर जैसे फ़ोन आए तो द फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ कि चले ही जाओ अगर फ़ोन करके बुला रहे हैं, और या कि हमें फ़ोन पे इंसिस्ट करना चाहिए कि नहीं नहीं आप हमें फॉर्मल नोटिस दो, देन विल कम? नहीं, सी व्हाट आई मेंट टू से इज पुलिस वाले अपनी कार्रवाई में जो प्रोविजंस हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। बट इट डजेंट मीन कि अगर उसको बुलाया, एक्यूज है कोई फॉर दैट मैटर और प्रपोज एक्यूज है फॉर दैट मैटर, अगर उसको बुलाया जाता है तो उसको इन सब फॉर्मेलिटीज पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए टिल द टाइम ही नोज दैट ऑल दीज थिंग्स are motivated by someone, are motivated by something, or there is no substance in such kind of complaints. In some cases जो एक्यूज होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता हमारे को किस लिए बुलाया जा रहा है, बिकॉज वो फोन पे नहीं बताते हैं। एफआईआर की कॉपी भी शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। एक्यूज का एज ए मैटर ऑफ राइट अदरवाइज एक है, बट आई ऑलवेज एडवाइज ऑल दीज पीपल जो जिनको पुलिस वाले बुलाते हैं दैट इट इज़ योर राइट। आप किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को, किसी भी एडवोकेट को आप कंसल्ट कीजिए, आप उनको साथ भी लेके जाइए वहाँ पर, बिकॉज एज पर द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप you are entitled to take a lawyer along with you during investigation as well. Okay. So that you are not harassed there. You are not forced to sign any documents, and you are always legally guided with all your rights during at that point of time. ओके। जब एक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन में पूरे तरीके से कोऑपरेट कर रहा है, तो क्या उस केस में उसको एंटिसिपेटरी बेल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? It's a very very thin line involved whether a person should go for anticipatory bail or not. Anticipatory bail का जो लॉ है ना, वो बड़ा, इट्स लाइक दो धारी तलवार की तरह है। वो इस साइड भी चल सकता है, उस साइड भी चल सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। इनफैक्ट द लॉयर्स should also be very cautious just for the sake of making money or just for the sake of फीस लेनी है क्लाइंट से, उसको कुछ दिखाना है करने को। डोंट फाइल एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन until and unless it is necessary और आपको लगता है कि शायद आपको अरेस्ट कर सकती है पुलिस। ओके, बिकॉज द लॉ फॉर एंटिसिपेटरी बेल इज टिल द टाइम देयर इज नो अप्रीहेंशन फॉर अरेस्ट यू शुड नॉट अप्लाई फॉर इट। ओके। लेकिन ये एप्रीहेंशन का सर पता कैसे चलेगा? सपोजिटली वो जा रहा है, वो कोऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन उसको लग रहा है कि पुलिस की बातों से कि मे बी दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, तो क्या वो एप्रीहेंशन, उस चीज़ को एप्रीहेंशन ले सकता है और फिर तब फाइल कर सकता है? बिल्कुल, एप्रीहेंशन कैन बी ऑफ एनी नेचर। जिस तरीके से जैसे आपने अभी बताया है कि कोऑपरेट करने के बावजूद भी पुलिस वालों को लगता है ये हमारे हिसाब से आंसर नहीं दे रहा है या हमारे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना इट इज़ नॉट एट द कन्वीनियंस ऑफ द आईओ और द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ऑल दी कोर्ट्स टाइम एंड अगेन बार बार ये जजमेंट्स पे अपने देती हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन किसी एक तरीके से एक्यूज ज्वाइन नहीं करता है या फिर वो ये मान नहीं लेता है उनके हिसाब से कि हाँ मैंने ही किया है, दैट डजंट मीन कि वो ही इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। ओके सर, कुछ ऑफेंसेस जैसे मैंने कहा कि 7 years की इसमें पनिशमेंट है, उससे कम की है, उसमें 41A का नोटिस देना होता है एज पर द लॉ। क्या उस नोटिस को बिना दिए भी पुलिस के पास पावर होती है कि अरेस्ट कर ले, ये कहते हुए कि यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, बुलाया, हम 49A का नोटिस देना चाहते थे, या ऐसा कुछ बहाना बना के वो अरेस्ट कर सकती है कि ये ले नहीं रहे थे, हमसे रिसीव नहीं कर रहे थे, ऐसा हो सकता है? सी व्हाट हैपेंस दीज डेज इज हम 41A ऑफ CRPC पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, बट वी फॉरगेट टू रीड 40 सेक्शन 40, बिकॉज सेक्शन 40 में सारे प्रोविजंस और सारे गाइडलाइंस एंड सारा इट इज़
क्लियरली क्रिस्टल क्लियर कि हमारे को किन केसेस में अरेस्ट करना है या किन केसेस में अरेस्ट नहीं करना पुलिस ऑफिशियल्स को। ओके। जिन केसेस में पुलिस ऑफिशियल्स को लगता है कि हमारे को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ एक्यूज की ज्वाइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन से काम हो सकता है, दे गिव 41A नोटिस। ओके। इट इज मिसकंस्ट्रूड। आई एम टेलिंग यू, पीपल आर मिसकंस्ट्रूइंग द प्रोविजंस ऑफ 41A कि पुलिस को देना ही देना है। ओके। अप टिल एनी ऑफेंस जिसकी सजा अप टू 7 years है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस। 41A का नोटिस ये है कि लॉ कहता है कि आपको 41A का नोटिस पहले देना है उनको, इफ दे डोंट ज्वाइन। और अगर आपको लगता है कि देयर आर ग्राउंड फॉर अरेस्ट, मे बी फॉर रिकवरीज, फॉर अदर पर्पसेस, या कोई और को एक्यूज भागे हुए हैं उनको पकड़ना है, उनके वेयर अबाउट्स पता करने हैं, और फॉर वट एवर रीजन, बिकॉज दोज रीजन आर टू बी गिवन टू द मैजिस्ट्रेट at the time of arresting, ओके। that I have arrested this man who is accused of so and so offense, जिसकी punishment up till 7 years है, and these are the grounds. Okay. And if the magistrate is satisfied that the grounds are genuine, then only his arrest will be made legal arrest. Okay. Otherwise, the magistrate has all the powers to leave him or grant him bail at that point of time only. ओके। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जो एफआईआर होती है, रजिस्टर्ड होती है, 498A का सेक्शन इन्वॉल्व होता है जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिगार्डिंग ही है। उस केस में जो एक्यूज होता है, देखते हैं कि हस्बैंड को तो पार्टी बनाते हैं, उसकी पूरी फैमिली को पार्टी बना देते हैं कि मदर को, फादर को, सबको बना देते हैं कि सबने मेरे साथ करा है, करा है, सब कुछ करा है। उस केस में जो एक्यूज होते हैं उनकी क्या होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से आप कह लो कि उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कि उनको कैसे प्रोसीड करना चाहिए उस केस में। See, 498A के केसेस में we all know before an FIR is registered, there is always, women cell में conciliation proceedings होती हैं जिसमें husband and wife को दोनों को बिठाया जाता है। The police officials or the appointed mediators are there, conciliators जिनको कहा जाता है, they can be lawyers or police officials or other people as well. They try to get the matter settled. Either they conciliate between themselves कि आप लोग राजी खुशी होके जो भी डिफरेंसेस है दूर करके साथ रहो, या फिर आप अलग होना चाहते हो तो राजी खुशी होके अलग भी हो जाओ। जब वो स्टेज निकल जाती है एंड पीपल डोंट कंसिलिएट और मीडिएट बिटवीन देमसेल्फ, देन एफआईआर इज रजिस्टर्ड। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, रादर आई वुड से, जब वुमेन सेल से कंप्लेंट्स आती हैं, ऑल द एक्यूज पीपल आर ऑलरेडी इन टच विद वन और द अदर लॉयर। They are guided by legal practitioners और legal counselors, जहाँ से उनको सारी की सारी guidance, सब तरीके के legal rights, उनकी duties, सब कुछ बताया जा रहा होता है। So when the FIR is registered, see, as per various judgments of Supreme Court, there is no condition where the IO can directly arrest them. This process is going on since long. And I also feel there is now, a very need for reconsidering the provisions of matrimonial law, because we all know use से ज़्यादा ये misuse भी हो रहा है। Absolutely. तो accused को they has to be very cautious, अपना वो investigation join करें। IO के जो investigating officers होते हैं, they also cooperate। ऐसा नहीं है कि कोई hard and fast किसी तरीके से कोई बदतमीजी करता है matrimonial cases में। In fact, the investigating officers also try to get the matter settled. तो they should always take the lead। जो accused persons होते हैं उनको अपने जो उनके concerned lawyers हैं और legal जिनसे वो consult कर रहे हैं उनकी advice पे जाएं। Okay. और investigation join करें। अगर कहीं ऐसा लगता है कि there is a need of anticipatory bail also, they can move courts for that as well. Okay. अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, वो एंटीसिपेटरी बेल लगाता है, एंटीसिपेटरी बेल मान लो कि रिजेक्ट हो जाती है, और पुलिस का हो सकता है उससे पहले अरेस्ट करने का ना हो कि उनको लग रहा हो, लेकिन अगर एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो क्या उस केस में चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब तो पुलिस अरेस्ट करेगी? बढ़ सकते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि पहले कभी कभार आईओज कोऑपरेट कर रहे होते हैं एक्यूज, बट एज आई सेड कि हम इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लॉयर्स एज वेल to guide the accused persons or guide their clients properly। ज़रूरी नहीं है just for the making of money or for the sake of fees वो anticipatory bail अंधाधुन लगा दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार होता है जब anticipatory bail reject हो जाती है
तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास शो करने के लिए ग्राउंड हो जाता है कि देखो कोर्ट भी अब तो ये कह रही है कि एंटिसिपेटरी बेल तो मेंटेनेबल नहीं है, रादर उनको ग्रांट नहीं करती है, बिकॉज मेंटेनेबिलिटी इज ऑलवेज ऑन द इशू ऑफ कि देर इज एन अप्रीहेंशन और नॉट। तो अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो वो चांसेस सर्टेनली बढ़ जाते हैं, वो ग्राउंड्स उनको मिल जाते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फिर। ठीक है सर, हमने कई बार देखा जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं पीएमएलए के अंडर आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आते हैं। इसमें मैंने न्यूज़ में भी आता रहता है, पॉलिटिकल केसेस भी आते रहते हैं। तो इसमें एक्यूज को समन्स आते हैं, उनको पता है कि अरेस्ट होने के चांसेस है, इसमें उनको एप्रीहेंशन है, लेकिन इन केसेस में वो लोग कोई भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं मूव करता है। इसका रीज़न क्या है कि उनको पहले से पता है कि चांसेस नहीं है कि एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मूव करते हैं? क्या रीज़न है इसका? पीएमएलए और मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं उन्हीं के खिलाफ हैं, वो सिर्फ हाईलाइट होते हैं। देर आर अदर केसेज एज वेल जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग या फिर नॉन पॉलिटिकल लोग जो हैं और छोटे बिजनेसमैन या अदर पीपल आर ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व, दे आर इन्वॉल्व, उनके केसेस भी चलते हैं, दे आर ऑल्सो अरेस्टेड जहाँ पे ज़रूरत होती है। द पॉइंट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इज, सी इन पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ब्लैक मनी मार्केटिंग और ब्लैक मनी एक्ट, इन सब में देर आर जो बेल ग्रांट करने की कंडीशंस हैं या बेल ग्रांट करने के प्रोविजंस हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। ओके, देर आर ट्विन टेस्ट। एक तो आपको प्राइमा फेसी ये दिखाना पड़ता है कि देर इज नो केस मेड आउट। ओके, ऐसा नहीं है कि आप एक्यूज हैं तो देर हैज टू बी अ केस मेड आउट, बिकॉज ये सारे के सारे जो एक्ट्स हैं, बी इट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट, ये सारे के सारे आर बेस्ड ऑन अदर एफआईआर्स। ओके, देर आर शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस जो इन एक्ट्स में दिए हुए हैं। until and unless there is a case against you in those schedule offenses, there can't be any FIR in the PMLA Act. ओके, So they say that the money which you have earned from some other offense, maybe IPC or income tax or other offenses which are there in the schedule offenses, tab tak there is no FIR. That money is called tainted money. ओके, So now when there is any offense against you in that schedule offense, they register an FIR under PMLA or Black Money Act or so and so forth. There it is like आपने नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट या एनडीपीएस एक्ट्स के केसेस में सुना होगा कि वहाँ पे ट्विन टेस्ट होते हैं अंडर सेक्शन 37। आपको ये दिखाना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि देर इज नो केस मेड आउट, या फिर मेरे खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। वैसे ही इन पीएमएलए केसेस एज वेल आपको पहले ये क्लियर करना पड़ता है कोर्ट को कि मेरे खिलाफ तो जी कोई केस ही नहीं बनता। ओके, then only you will be entertained for any kind of liberties or for granting bail. तो anticipatory bail की स्टेज पर when you might not have even joined investigation, आपको सिर्फ समन्स आए हैं, उस समय तो investigation is at the very initial stage. So क्योंकि पीएमएलए के ऑफेंसेस इस तरीके से हैं, जब एफआईआर आपकी होती है पीएमएलए में या ब्लैक मनी एक्ट में, वो किसी और एक्ट के ऊपर और किसी और एफआईआर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो तो सिंपल सा उनके पास एक रीजन होता है कि देयर इज एन एफआईआर। ठीक है जी, आपके अगेंस्ट आईपीसी में एक एफआईआर है, तो इसीलिए हमने ये एफआईआर आपके खिलाफ रजिस्टर करी है, क्योंकि वहां से जो मनी निकली है इट इज अ टेंटेड मनी। ओके, तो वो प्राइमा फेसी उनका तो केस बन जाता है। तो आपको पहले तो ये दिखाना पड़ता है कि भैया मेरे खिलाफ तो कोई केस नहीं है, उसमें भी जो आपका शेड्यूल ऑफेंस है। ओके, अगर वहां से आप डिस्चार्ज ले लेते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली एफआईआर खत्म हो जाती है। अच्छा, तो अगर वहां से डिस्चार्ज हो जाए तो इधर ये वाला केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, बिकॉज these are all the sections, all the provisions PMLA or act, it depends upon your schedule offense. ओके, जब आप कह रहे हो कि आपने टेंटेड मनी कहीं से ली है, वहीं से अगर केस खत्म हो गया, वही अगर वो टेंटेड मनी का ही क्वेश्चन खत्म हो गया तो देयर इज नो ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, सो दैट इज व्हाई एंटिसिपेटरी बेल ना बड़ा एक बड़ा मुश्किल स्टेप है इन पीएमएलए एक्ट, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल, जैसे आपने बोला पॉलिटिकल केसेस जिसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनकी जो देयर इन्वॉल्वमेंट इन द केसेस आर लाइक वेरी इन अ वेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज वे में हो सकती है, या डायरेक्ट नॉट मे बी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में दे आर इन्वॉल्व। तो वो उस चीज़ को एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एट द स्टेज ऑफ समनिंग ऑफ दोज पीपल,
वो डिस्क्रेडिट करना कंप्लीटली बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। काम है। क्योंकि पॉलिटिकल केसेस की बात हुई, एक बारी आप भी एक पॉलिटिकल केस में इन्वॉल्व थे इन अ वे कि दिल्ली की एक सिटिंग मिनिस्टर की फोर्स्ड डिक्री पे एक केस हुआ था, उसमें आपने भी रिप्रेजेंट किया था। क्या एग्जैक्टली वो केस था और आपके उसमें क्या रोल था एग्जैक्टली? I was involved in that case at the stage when the investigation was going on. A sitting minister of Delhi at like 7-8 years back, that person was a qualified lawyer otherwise. ओके। His law degree was in question कि जो डिग्री उन्होंने ऑब्टेन करी हुई है, इट इज़ अ फोर्स डिग्री। वो कभी भी किसी कॉलेज नहीं गए हैं और देर इज़ नो मेंशन इन द यूनिवर्सिटीज और द कंसर्न यूनिवर्सिटी जहाँ से वो डिग्री अलेजिडली ली गई है। और दिल्ली के मिनिस्टर थे? वो दिल्ली के मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर थे दिल्ली के। लेट्स नॉट गेट बिकॉज कहते हैं सी नेमिंग एनीबॉडी बिकॉज वो मैटर अब आई डोंट नो वेदर इट इज ओवर और नॉट। अब उस चीज़ को बहुत टाइम हो गया। सो आई वॉज इन्वॉल्व एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है। तो दैट मैन वॉज ग्रांटेड बेल बाय द कोर्ट ऑन द ग्राउंड कि भैया सारे एविडेंसेस जो हैं इनके डॉक्यूमेंट्री इन नेचर है, उनकी डिग्री फोर्ज है नहीं है, इट विल बी प्रूव्ड एट दैट स्टेज ऑफ ट्रायल। सो दैट्स हाउ आई वॉज इन्वॉल्व एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वहाँ से उस समय ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं उसमें आपको लॉ पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है, लॉ की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करें या क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, वो सीखने को काफ़ी मिलता है। ऑन अ लाइटर नोट, क्रिमिनल केसेस करने के लिए क्या क्रिमिनल्स के साथ बैठना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट हाँ आपका मेंटल स्टेट ऐसा होना चाहिए कि आप दोनों साइड के केसेस को समझ सको कि जो विक्टिम है और जो अलेज्ड एक्यूज है वो किस सिचुएशन में या किस मेंटालिटी पे रहे होंगे जब ये हुआ है। बिकॉज सम केसेस आर इन अ नेचर कि जो वो क्लियरली दिखते हैं, जहाँ से एविडेंटली यू कैन से कि हाँ भाई ये तो हुआ है। कई केसेस में होता है जहाँ पर स्पर ऑफ मोमेंट, हीट ऑफ मोमेंट में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो वो तैयार नहीं होते, या तो देर इज नो इंटेंशन इन्वॉल्व टू डू दैट एक्ट। ओके। सो जैसे कि क्रिमिनल लॉ में आपका इंटरेस्ट है, आप करते भी हैं, कई बार एक्यूज से मिलने के लिए जेल भी जाना पड़ता है। एक बाहर से पर्सपेक्टिव दीजिए कि जब आप जेल जाते हो तो आप क्या चीज़ें नोट करते हो और आपको लगता है कि यार ये सारी चीज़ें अगर इम्प्रूव हो जाए तो उनकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी ह्यूमन है। तो एक बाहर से पर्सपेक्टिव दीजिए कि एज अ लेमैन अगर आप दे सके इस चीज़ पे। सी फॉर दैट मैटर आई वॉज फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जो लीगल एड कमेटी है दिल्ली हाई कोर्ट की। I was fortunate enough, I was there in the jail visiting council twice. I was on their panel. So I have seen the situation of jails very closely because मैं वहाँ जाके legal aid देता था वहाँ पे जितने भी लोग जेल में बंद थे उनको। तो वहाँ पर जो लोग बंद है ना, सबसे पहली बात तो जेल्स आर वेरी ओवर क्राउडेड। जितने की उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग अंदर हैं। अब ऐसा नहीं है कि क्राइम ज़्यादा हो रहा है या फिर उन लोगों को अंदर रखना ही चाहिए। अब धीरे धीरे सरकार और दी कोर्ट्स ऑल्सो वो कुछ ना कुछ बदलाव ला रहे हैं। धीरे धीरे ओपन जेल का अब सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, सेमी ओपन जेल्स का सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर टाइम तक उनको बाहर रह सकते हैं, उसके बाद उनको वापस तिहाड़ आना होता है। ओके। सो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लीगल एड जिनको मिलनी चाहिए, बिकॉज सबके पास उतना पैसा नहीं है या सबके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हर तरीके की लीगल सर्विसेज किसी एक लॉयर की ले सकें। उनको प्रॉपर लीगल सर्विसेज मिलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो अंदर लोग हैं ना, वहाँ पर पेटी ऑफेंसेस वाले बहुत हैं, चोरी वाले या लड़ाई झगड़े में थोड़े बहुत गलती से किसी से हो गया, वो लोग बड़े वहाँ पर पिसते हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं है, या तो वो फंसा दिए जाते हैं क्योंकि एक आधा शायद उनके ऊपर कोई केस रजिस्टर हो गया, या गलती से मैंने कोई चोरी का सामान खरीद लिया, मुझे नहीं पता वो चोरी का है, वो अंदर हो गया। अब उसके पास कोई साधन नहीं है, या फिर वो एक रिक्शे वाला है, या कोई ही बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, वो नहीं फिर बाहर निकल आ पाता इतनी आसानी से। तो उनके लिए वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैंने और भी देखी है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जेल में जैसे कि किसी जिन्होंने चेन स्नैचिंग करी हो या कोई मर्डरर हो, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये ऑफेंसेस वाले यहाँ रहेंगे या ये ऑफेंसेस वाले वहाँ रहेंगे, सब एक साथ ही होते हैं।
जिसने चोरी करी है वो भी वहीं पे है, जिसने मर्डर करा है वो भी वहीं पे है, तो कोई क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स भी नहीं है सच, जहाँ तक मेरे को पता है। सी, ऐसा नहीं है। देर इज सम काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले क्या होता था, सारी जेल्स में आपके नाम की राशि जो होती है, आपका फर्स्ट Initials अल्फाबेट, से। इनिशियल्स जो होते हैं, उससे जेल बाइफरकेटेड थी कि इस अल्फाबेट के लोग इस जेल में जाएंगे, इस अल्फाबेट के लोग इस जेल में जाएंगे। अब धीरे धीरे वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। ओके। कन्विक्ट्स जो हैं उनको अलग जेल में रखा जा रहा है। बट ये 7-8-10 साल पहले तक तो मेरे का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को क्योंकि मैं जेल कॉलेज के टाइम पे विजिट करता तो इनिशियल्स में ही चल रहा होता था। अभी भी है, इनिशियल सिस्टम अभी भी है। Okay. बट उसके बावजूद भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस इज ऑल्सो देयर। Okay. अगर आप किसी सिविल इम्प्रिजमेंट में हैं, या फिर आप किसी इकोनॉमिक ऑफेंस केस में हैं, आप अगर किसी सेक्सुअल ऑफेंस केस में हैं, तो धीरे धीरे करके उनको थोड़ा सेग्रीगेट कर रहे हैं हम। Okay. वो ऐसा नहीं, अब जैसे देर इज वन पर्टिकुलर जेल जहाँ पे सिर्फ यंग बच्चे होते हैं। बच्चे इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि वो जुवेनाइल्स हैं, आइदर दोज पीपल जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में या जेजेबी ने जिनको ऑर्डर किया है दैट दे बी ट्राइड लाइक एन एडल्ट, ओके। जो प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट आया है उसके हिसाब से, तो उनको वहाँ रखा जाता है। या वो लोग जिनकी एज 18 से 25 साल के बीच में है, Okay. उनको उस पर्टिकुलर जेल में रखा जाता है, सो दैट वो उन लोगों के साथ ना मिले जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं। सर, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आज के टाइम में कोई फ्रेशर स्टूडेंट अगर लॉ ग्रेजुएट करता है, वो क्रिमिनल लॉ को प्रैक्टिस करना चाहता है, तो 3 ऐसी एडवाइस जो आप उसको देना चाहोगे अपने ध्यान में रखिए अगर वो क्रिमिनल लॉ को प्रैक्टिस करना चाहता है। और साथ ही साथ अलग से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू? पहली बात तो मैं जितने भी यंग लॉयर्स हु वांट टू प्रैक्टिस और ईदर ऑफ द साइड, आई वुड से क्रिमिनल, ऑब्वियसली मेरा थोड़ा सा अटैचमेंट क्रिमिनल साइड में है बिकॉज आई लाइक इट। और मैं उनके लिए सिर्फ मेरी 2-3 बातें हैं जो मैं उनको कहना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, या फिर जो दूसरों के हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने जो हमें सिखाया है, या उनसे हमने जो सीखा है। जैसे मैंने शुरुआत से ही बोला था कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू फेम और देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग। सबसे पहले तो आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना, वो है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क इज डूइंग एवरीवन, हार्ड वर्क तो करना ही करना है। स्मार्ट वर्क इंक्लूड्स हार्ड वर्क, बट आप वर्क स्मार्टली करो। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या स्टेप लेना है। उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल के बच्चे बहुत कम करते हैं। कल आप, फॉर सपोज मैं आज की डेट में अगर किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरे एक सीनियर है जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरे को कहते हैं कि कल एक केस में आपको अपियर होना है, वो क्रिमिनल केस है, उसमें सो एंड सो विटनेस ने आना है, आपको क्रॉस एग्जामिन करना है। माई फर्स्ट स्टेप वुड बी टू रीड द फाइल थॉरली। उस विटनेस का क्या रोल है और उस विटनेस को हम डिस्क्रेडिट कैसे कर सकते हैं इन फेवर ऑफ आवर क्लाइंट, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज की डेट में स्मार्ट वर्क इज़ वन। सेकेंड, जो मैं सबको टाइम एंड अगेन कहता हूँ, अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो वो आपको याद ज़रूर रहनी चाहिए। ओके। आपने पढ़ लिया और इट इज़ नॉट लाइक योर कॉलेज ना हो कि हमने एक सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया एंड देन इट इज़ छुट्टी। बायगॉन्स आर बायगॉन, ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको कल को दोबारा से ही काम आ सकती हैं। और उस चीज़ का इम्प्लीकेशन बाय वे ऑफ लॉ, लॉ में क्या है प्रोविजन, लॉ क्या कहता है, उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए और ज़रूर पढ़ना चाहिए आजकल लोगों को, ठीक। जो वो नहीं करते हैं। लाइक व्हाट आई हैव फेल्ट इन माय शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने ये बड़ा नोटिस किया है आजकल की जनरेशन में। ओके। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट्स नेक्स्ट, आई बिलीव for the matter of fact, I want to do more of trials. मैं चाहता हूँ कि मैं और मैटर्स करूँ। I want to be more busy than I am today. Apart from that, as you pointed out earlier also, that I have been involved into bar politics. Yes, sir. Yes, I look forward for contesting elections in Delhi High Court Bar Association again for the post of treasurer. Okay. My point for and my advice, I would say, for all the new generation lawyers is, bar politics is not, your shortcut to fame or name. I always feel जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं
ऐसा नहीं है वो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं क्योंकि उनके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है. दे आर कॉम्पिटेंट, दे वांट टू वर्क हार्ड, बट व्हाट दे लैक इज इन अपॉर्चुनिटीज. They should be given proper opportunities, and that's what I look forward to, having more opportunities by getting into bar politics first of all, to learn from my own fraternity, because वो ही है जहाँ से आप सीखते हो और जहाँ से आप ग्रो करते हो और जिनके लिए ग्रो करते हो आप. So that's all. थैंक यू अर्चित सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. मेरे को आपसे सीखने को हमेशा मिलता है. कॉलेज से आपको जानता हूँ एंड आई रिमेंबर जब हम कॉलेज में थे, आप मेरे ग्रेजुएट हो चुके थे. एक केस के लिए मुझे हेल्प चाहिए थी, तो आई कॉन्टैक्टेड यू एंड विद इन अ सेकेंड यू अग्रीड टू हेल्प. सो आई ऑलवेज रिमेंबर दैट, एंड आप हमेशा सबकी हेल्प करते हो. सो आई रियली लाइक दैट अबाउट यू, एंड आई होप कि मैं भी इस चीज़ को थोड़ा इनकॉर्पोरेट अपनी लाइफ में कर सकूँ. एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडे. स्टे ट्यून फॉर आवर अनदर एपिसोड विच विल कम ऑन नेक्स्ट सैटरडे. तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.